आज हम पार्ट 2 संघवाद में भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो सत्ता है सिर्फ केंद्र तक न सीमित रहकर जो नीचे के स्तर हैं उनमें बांट दी जाए, तो यह विकेंद्रीकरण। तो जो संघीय सरकारें थीं, संघीय सरकार दो या दो अधिक स्तरों वाली होती है। हमने जैसा पढ़ा है पीछे कि अपनी क्लासेस में, तो हमने अपने देश में जो दो स्तरों वाली सरकार के बारे में जाना था वो कौन सी थी? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार या प्रांत सरकार। तो हमने इन दो स्तरों की सरकारों के बारे में जाना है। लेकिन भारत, आप जैसे जानते हो कि एक बहुत ही विशाल देश है। तो भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था ही होने से सिर्फ काम नहीं चल सकता। तो अगर शासन बहुत बढ़िया चले और अच्छे से चले तो यहाँ पे तीसरे स्तर होना बहुत ज़रूरी है, एक और स्तर होना बहुत ज़रूरी। तो भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। तो भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की ज़रूरत है, यानी इतने बड़े विशाल देश को चलाना दो शासन व्यवस्था के बस की बात नहीं है। तो भारत जैसे संघीय व्यवस्था में एक स्तर होना बहुत ज़रूरी है, और वो तीसरा स्तर होगा स्थानीय स्तर, यानी तीसरा स्तर स्थानीय स्तर। यह प्रांतीय सरकार के नीचे होता है। तो स्थानीय सरकार प्रांतीय सरकार के नीचे होती है। तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। तो जो तीसरे स्तर की सरकार है हम उसे बोलेंगे स्थानीय सरकार। तो हम बात कर रहे थे सत्ता के विकेंद्रीकरण की। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हमने बात करी कि क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज करना, यानी सत्ता को बांट देना, यानी सिर्फ केंद्र तक सीमित ना रखना, विकेंद्र कर देना, केंद्र से लेकर दूसरे नीचे के जो स्तर है उन पे भी बांट देना। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता क्या है? जब केंद्र और राज्य सरकार ने इसे शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसी स्थानीय सरकारों को भी दे दी गई तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, इसके क्या महत्व है? तो स्थानीय सरकारों होने से क्या महत्व, मतलब क्या फायदे होंगे? पहला, अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी समस्या होगी स्थानीय स्तर पर ही निपटा दी जाएगी। दूसरा, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती है, समस्याएं छोटी हो जाती है, छोटे स्तर तक हो जाती हैं, तो पैसा कहाँ लगाना और कहाँ खर्च करना है पता होता है। तीसरा, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। स्थानीय स्तर पर ज़्यादातर लोग मतलब जानते ही हैं एक दूसरे को, तो भागीदारी उनकी आसान हो जाती है, संभव हो जाती है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना, सत्ता में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार होंगे क्योंकि सब जानते हैं अपनी स्थानीय सरकार को भी, तो वो भागीदारी भी करते हैं सत्ता में। ठीक है, तो पांचवा है स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप, स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। जैसा कि हमारे संविधान में विकेंद्रीकरण को माना गया है, तो जो स्थानीय शासन हमारे देश में बनाया गया है वो उसी संविधान के अनुरूप बनाया गया है, जो संविधान में कहा गया कि विकेंद्रीकरण को उन्होंने माना है कि होना चाहिए शासन में। तो विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान ने भी स्वीकार की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान ने भी स्वीकार की है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। तो गांवों में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। तो जो स्थानीय सरकार है इन्हें राज्यों की सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया है, सीधे नियंत्रण में रखा गया है। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन, तो इनके चुनाव भी नियमित ढंग से नहीं कराए जाते थे। ठीक है, तो वास्तविक में विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था, कहने के लिए विकेंद्रीकरण हो गया था, लेकिन वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संशोधन अर्थात संविधान संशोधन द्वारा इस तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। पहला, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से करवाना अनिवार्य हो गया। दूसरा,
कम से कम 1/3, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। तीसरा, निर्वाचित निकायों के सदस्य, यानी जो इनके सदस्य होते थे और जो पदाधिकारी थे उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। ये 1992 जो विकेंद्रीकरण में नया कदम हुआ था, ये कदम तब उठाए गए। चौथा, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। जो चुनाव पहले नियमित रूप से नहीं होते थे, अब चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग संस्था का गठन किया गया। पांचवा, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा। यानी राज्य सरकारों को अब कुछ जो अपने राजस्व, जो भी वो टैक्स या कुछ भी इकट्ठा करते थे, या उनके कुछ जो भी अधिकार थे, अब वो अधिकार उनको कुछ स्थानीय निकायों के साथ बांटने पड़े, क्योंकि विकेंद्रीकरण हुआ, और सही मायनों में विकेंद्रीकरण हुआ अब। तो ये था जो हमने बात करी कि 1992 का विकेंद्रीकरण में जो बड़े कदम उठाए गए थे। तो अब हम बात करते हैं, जो हमने बात करी कि जो गांव के स्तर पे होती है पंचायती राज। तो हम पंचायती राज क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। तो जो गांवों के स्तर पे जो स्थानीय शासन है वो पंचायती राज है। अब ये किन किन स्तरों पे जो पंचायती राज कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। पहला है ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या गांवों के समूह की एक पंचायत होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? प्रत्येक गांव या गांवों का कोई समूह, 2-4 गांवों को मिलाकर एक पंचायत होती है, जिसमें कई सदस्य होते हैं और उसके कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। जो सदस्य होते हैं उनको पंच बोलते हैं, और जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान बोलते हैं या सरपंच कहा जाता है। ठीक है, तो यह है ग्राम पंचायत के बारे में। फिर दूसरा स्तर है इसका पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है? कई ग्राम पंचायतों, जैसे हमने ग्राम पंचायत पढ़ी, तो ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो इसके जो सदस्य होंगे ना पंचायत समिति के, उनके सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? पंचायत के सदस्य करते हैं। तीसरा है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, जो पंचायत समिति थी ऊपर, ये किनसे? पंचायत के मिलके बनी थी। अब पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनेगा? जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, यानी इसके सदस्य चुनकर आते हैं, चुनाव किया जाता है। अब कौन कौन से सदस्य होते हैं इनके? जैसे हम चुनते हैं ना इनको लोकसभा सांसद, पहले होते हैं लोकसभा सांसद, यानी इनको सांसदों को भी चुना जाता है। विधायक होते हैं यानी एमएलए। जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। और इसका जो प्रमुख यानी हेड होता है वो कौन होता है? इस परिषद का प्रमुख, इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, यानी कोई भी जो भी राजनीतिक प्रधान होगा वो हो सकता है इसका प्रमुख। ये बात करी हमने पंचायती राज के बारे में। अब कुछ स्थानीय शासन जो होता है शहरों में भी होता है। तो स्थानीय शासन शहरों में जो स्थानीय शासन होता है, तो शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं और बड़े शहरों में नगर निगम होता है। तो नगर पालिका और नगर निगम को नियंत्रित कौन करता है? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो निर्वाचित होकर आते हैं वो प्रतिनिधि इन नगर निगम और नगर पालिका को नियंत्रित करते हैं। जो नगर पालिका होती है उसका प्रमुख, नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। जो हमने नगर पालिका की बात करी ना, उसका प्रमुख कौन होता है? नगर पालिका का कोई भी राजनीतिक प्रधान होता है। और जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसे मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो हमने जैसा स्थानीय शासन के बारे में पढ़ा गांवों में भी और शहरों में भी। तो जो स्थानीय शासन है ये को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे देश का लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। लेकिन बहरहाल इन सब में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। इनमें भी बहुत सारी परेशानियों का, क्योंकि ये ठीक ढंग से काम इनके ऊपर नहीं होता है, तो कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। चुनाव ढंग से नहीं होते, इनको जो राजस्व है वो ठीक से नहीं दिया जाता, तो अभी भी परेशानियों सामना करना पड़ता है इनको। ठीक है, तो इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी भी काफ़ी दूर है। तो ये हमने पढ़ा सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में।